वेलकम ऑल ऑफ यू। जैसा कि देख पा रहे हैं, क्लास 10th का जो सेकेंड लेसन है, क्लास 10th का सेकेंड लेसन एसिड बेस एंड साल्ट यानी अम्ल क्षार एवं लवण नामक पार्ट है। उसी पार्ट से इसमें से कुछ क्वेश्चन निकाले गए हैं, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। और इससे ज्यादा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं करना है कि मतलब ऐसे ऐसे टिक 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 करके नहीं करना है, ठीक है, कि टिक 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 करते टिक मारते हुए चल जाना, ऐसा नहीं करना। हमको क्या करना, इधर एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग सुनिएगा, पूरा उसका जो डिफिनेशन होगा या जो थियरी होगी उसको भी हम लोग पढ़ेंगे साथ ही साथ। और एकदम ऑप्शनल क्वेश्चन जो 21 क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं, 21 क्वेश्चन बना हुआ है, ये पूरे 21 क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से ये प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बेकिंग सोडा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा बनाने के लिए, जिसको खाने वाला सोडा बोलते हैं, ठीक है, खाने वाला सोडा, पकाने वाला सोडा, कह रहा उसको बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो खाने का सोडा उसी को बनाना है, ऑप्शन नंबर 1 दिया है खाने का सोडा। तो खाने का सोडा उसी को बनाना भी है, तो उसका प्रयोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है उसको बनाने के लिए, तो ये ऑप्शन नंबर ए खाने का सोडा। सेकंड दिया है ऑप्शन नंबर 2 धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा जिसे बोलते हैं। थर्ड है आपका ये दिया है विरंजक चूड़, जिसको आप ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूड़ बोला जाता है हिंदी में, ब्लीचिंग पाउडर को। और फिर कह फोर्थ इनमें से सभी यानी सभी का प्रयोग करके हम बेकिंग सोडा बना सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं। अभी देखते हैं, जब भी बेकिंग सोडा बनाना होता है तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, इसके लिक्विड सॉल्यूशन यानी जेली विलियन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो करवाया जाता है, ठीक है, ये ऐसे करके बनाया जाता है। देखिए इन तीनों को एक में मिला करके तब जाकर के क्या बनाया जाता है, बेकिंग सोडा। तो ये याद रहे। देखिए ये क्या है हमारा, क्या हो गया, ये हो गया वॉशिंग सोडा यानी जिसको धावन सोडा बोलेंगे। तो इसका मतलब बेकिंग सोडा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, बेकिंग सोडा को बनाने के लिए हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा Na2CO3, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। तो ये होता है रिएक्शन। इसी रिएक्शन से क्या किया जाता है, हमारा ऐसे रिएक्शन करा के तब जाकर के हम बेकिंग सोडा बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी हमारा करेक्ट आंसर है। और ये सी देख रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर, इसका यूज क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं अक्सर करके कलर को, देखिए जरा लॉन्ड्री में यूज किया जाता है कलर को रिमूव करने के लिए, विरंजक चूड़ ब्लीचिंग पाउडर को। अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं तो उसको क्लीन करने के लिए, क्लीनिंग के लिए ब्लीचिंग का यूज हम करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। कह रहा क्रिस्टलीय धावन सोडा, क्रिस्टलीय धावन सोडा में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है, जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है, जल के यानी क्रिस्टलन का जल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वहां पर देखते होंगे आप लोग Na2CO3 डॉट 10H2O होता है, Na2CO3 डॉट 10H2O ऐसे करके लिखा रहता है। तो ये जो बगल में 10H2O लिखा हुआ है यही होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, कहते हैं देखिए क्रिस्टलन का जल बोला जाता है। क्या बोलता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलन जल बोला जाता है। तो 10 अणु होते हैं, कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 10 अणु होते हैं। तो हो जाएगा क्रिस्टलीय धावन सोडा में जल अणुओं की संख्या कितनी हो जाती है, 10। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो H2O हमारा वाटर है, हाइड्रोजन सल्फाइड ये तो है नहीं, H2SO4 हमारा क्या हो गया, देखिए H2SO4 पिछले वीडियो में बताया भी गया कि H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या, H2SO4, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है किसी जलीय विलयन में यानी इन एनी लिक्विड सॉल्यूशन इफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज 1 × 10⁻⁴। देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। इसको मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए कह रहा इफ in any liquid solution the hydrogen ion concentration is 1 × 10⁻⁴, the pH value of solution, pH, what is the pH value of the solution? In this question hydrogen ion concentration has been given,
हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया हुआ है और कह रहा आपको बताना क्या है, पीएच वैल्यू बताना है। ठीक है, तो पीएच वैल्यू के लिए 1 मिनट इरेज कर देते हैं, बीच में जगह थोड़ा कम है यहाँ पे, यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगवाया गया है कि जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जब भी दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिए रहने पे आपको फार्मूला अप्लाई कर देना है, एक ही फार्मूला लगाना है कि H प्लस इक्वल होता है, H प्लस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल होता है 10 टू द पावर माइनस pH, ये फार्मूला बताया गया था। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का यहाँ पे कितना दिया हुआ, 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, तो 1 को हटा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 टू पावर माइनस 4 इक्वल 10 टू पावर माइनस pH। अब यहाँ पे देखिए बेस दोनों का सेम है, हटा देंगे, मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा -4 इक्वल माइनस pH, देखिए मिल गया, और माइनस माइनस यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, pH इक्वल हमारा कितना आ गया, 4 आ गया, pH आ गया हमारा 4। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका कितना, pH इक्वल 4। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शुद्ध जल का पीएच वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। तो प्योर वाटर में क्या होता है, प्योर वाटर को लेकर के सोरेनसन ने बताया था, जो फार्मूला प्रोवाइड किया गया है, जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो हमारा प्योर वाटर से ही रिलेटेड है। इन प्योर वाटर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन आर इक्वल आर सेम, द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन concentration and hydroxide ion concentration in pure water is equal 1 into 10 to the power minus 14। कि शुद्ध जल में जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण होता है और हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण जो होता है दोनों बराबर होता है, यानी 10 टू द पावर माइनस 7 H प्लस भी होता है और 10 टू द पावर माइनस 7 OH माइनस भी होता है, दोनों की सांद्रताएं क्या होती हैं, समान होती है। तो यहाँ पे बात करें तो कह रहा कि ये शुद्ध जल का पीएच वैल्यू, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, तो व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, तो प्योर वाटर में क्या हो जाएगा, पीएच वैल्यू आपका 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, सॉरी ये ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया है, अम्लीय विलयन का पीएच होता है, इसको हम कर लेते हैं, चलिए इसको हम लिख लेते हैं 8। देखिए कह रहा अम्लीय विलयन का पीएच क्या होता है, पीएच अम्लीय विलयन का क्या होता है, तो जबकि इतना पता है कि पीएच जब बढ़ता है, सॉरी देखिए पीएच के बढ़ने का मतलब कि पीएच की वैल्यू यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो रहा है, क्योंकि निगेटिव पावर को लेकर के पीएच का फार्मूला लगाया गया है, H प्लस इक्वल 10 टू द पावर माइनस pH। तो निगेटिव पावर जितने ज्यादा बड़ा होता है उसका वैल्यू उतना क्या होता है, कम होते जाता है। तो कह रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच वैल्यू होता है, तो देखिए 8 7 से ज्यादा हो गया, 7 से ज्यादा होते ही तुरंत क्या हो जाएगा आपका, वो बेसिक होने लगेगा, क्या होने लगेगा, जो विलयन होगा हमारा क्या होगा, क्षारीय होने लगेगा। फिर कह रहा 7 होता है, तो 7 अभी आपने देखा क्या है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। अगर 7 से कम होने का मतलब हो रहा है 7 से जैसे जैसे वो कम होगा वो स्ट्रांग होता जाता है, H प्लस क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा, और OH कमजोर होने लगता है, और जब OH कमजोर होने लगता है एसिडिक होने लगता है, तो ये 7 से कम, और 7 से अधिक होगा तो इसका मतलब पीएच वैल्यू क्या हो रहा है, 7 से अधिक हो रहा है, तो इसका मतलब स्ट्रांग OH होने लगेगा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी 7 से कम होता है किसका, अम्लीय विलयन का, एसिड द पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इज लेस देन 7 से कम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर। अब देखिए कह रहा है इफ यहां पे पावर होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए, शक्ति पावर। देखिए कह रहा एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10 पे -2 न्यूटन है, न्यूटन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, संभवतः 2022 में पूछा गया था। तो अब देखिए यहाँ पे अभी तक हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन ये क्वेश्चन 2022 और 2018 में भी पूछा जा चुका है, बोर्ड के एग्जाम में, यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो कह रहा है एक विलियन में, विलियन रहेगा वहां पे, एक विलियन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति जो है 10 पे -2 न्यूटन दिया हुआ है ऐसे। तो कह रहा पीएच मान बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे अब ये नहीं देखना है कि एन दे दिया है तो हम घबरा जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन सांद्रता ही दिया हुआ है,
ऐसा नहीं उसको देख करके घबरा जाना, घबराने की जरूरत नहीं है कि ये 10⁻⁻2 न्यूटन न करके जो दिया हुआ है एन कर दिया है, उसको आप सांद्रण ही समझेंगे। क्या समझेंगे? सांद्रण। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वही आएगा, H+ दिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अब इतना दिया है तो एसिड है, HCl क्या है हमारा? HCl हमारा क्या है? एसिड ही तो है। तो एसिड का कंसंट्रेशन निकालेंगे, जब एसिड को किसी सॉल्यूशन में डालेंगे तो वहां पे H+ की तो वरीयता होगी, सुप्रीमेसी उसी की होगी, उसी का वहां पर क्या होगा? दावेदारी उसी की होगी। H+ यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ही वहां पे बढ़ेगा। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो कह रहा है 10⁻⁻2 न्यूटन है, तो कह रहा पीएच मान होगा, तो वही फार्मूला लगाएंगे, H+ इक्वल 10⁻⁻pH। फिर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, H+ हो जाएगा 10⁻⁻2 इक्वल 10⁻⁻pH। और जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा -2 इक्वल -pH, और तुरंत माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 इक्वल कितना आ गया? pH आ गया। pH इक्वल हमारा कितना हो गया? 2। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? सेकंड। ठीक है, 3 तो होगा नहीं। अब देखिए कह रहा अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान क्या होता है? अम्लीय वर्षा एक कब होता है? आप लोग देखेंगे कभी कभी ये घटना घटती है, अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन होता है। ये रेन होने से, इस तरह की वर्षा होने से आप लोग देखेंगे बरसात के मौसम में एक्सेप्ट की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगता है लोगों का। हाँ, डॉक्टर पे जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं अक्सर करके। तो लोग कहते हैं थोड़ा बचा के रहा करो, क्यों? उधर भी होता है और फिर अप्रैल मई के महीने में भी। तो ये अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा का कह रहा जल का जो संभावित पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो इसको आप याद रखेंगे कि ये 5.2 होता है। संभावित कितना होता है? 5.2 होता है। ठीक है, 5.2 इसका अम्लीय वर्षा का संभावित पीएच मान कितना होता है? 5.2। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। आते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कह रहा है कि इसमें से कौन सा साल्ट ऐसा है जो एसिडिक साल्ट है? ठीक, एसिडिक साल्ट है। एसिडिक साल्ट यानी अम्लीय लवण कौन है? तो अम्लीय लवण बनता कब है? जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार होते हैं तो अम्लीय लवण बनता है। तो ये हो गया दोनों की रिएक्शन, यानी दोनों के स्ट्रेंथ के बेस पर डिफाइन करना कि अम्लीय साल्ट यानी एसिडिक लवण क्या होते हैं, हमारे एसिडिक साल्ट क्या होते हैं। तो इसको हम देखें तो कह रहा है एसिडिक साल्ट कौन है इसमें? तो देखिए एसिडिक साल्ट उसे कहा जाता है जिसके अंदर H+ प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी होती है, वह साल्ट जो अपने अंदर से क्या कर सके? H+ दे सके। तो इसमें से देख लीजिए अभी क्या है, Na2SO4 ये तो दे नहीं सकता, ये तो ये H दे नहीं सकता, ये भी H दे नहीं सकता। इसके अंदर से अभी भी H निकलने की पॉसिबिलिटी है। देखिए सोडियम बाइसल्फेट लिखा हुआ है, NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट। तो ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अब देखिए कह रहा क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। देखिए क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। तो हल्दी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इसमें ये हल्दी से कह रहा कि क्षार में अगर किसी हल्दी को डालेंगे आप, नेचुरल होना चाहिए। ठीक है, ये केमिकलाइज पैकेट वाला नहीं, नेचुरल प्राकृतिक। कह रहा कि अगर हल्दी को आप क्षार में डालेंगे तो उसका रंग कैसा होगा? तो ये हल्दी जो होता है प्राकृतिक सूचक का काम करता है, प्राकृतिक सूचक नेचुरल इंडिकेटर का काम करता है, जिसका यूज हम करते हैं किसी सॉल्यूशन के नेचर, किसी सॉल्यूशन, किसी विलयन के नेचर का पता लगाने के लिए, किसी विलयन की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो कह रहा हल्दी, हल्दी को अगर ले जाकर के किसी क्षार में आप डाल दें, क्षार में डालेंगे तो कह रहा वहां पे क्षार में जब आप डालेंगे तो हल्दी का रंग कैसा हो जाएगा ये बताना। तो देखिए पीला नहीं होता है। ठीक है, पीला तो हल्दी खुद पीला होता है, जबकि उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। कह रहा फिर नारंगी होगा क्या? नारंगी भी नहीं होता। उसको आप चेक कर सकते हैं, अगर किसी क्षार के अंदर ले जाकर के डाल दीजिए हल्दी को तो उसका रंग जो होता है भूरा लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? भूरा लाल हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा आप कि हल्दी को जब भी किसी क्षारीय विलयन में डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है? भूरा लाल हो जाता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा पाचन के दौरान, देखिएगा पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस का पीएच मान होता है। देखिए जठर रस ये अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो कह रहा इसका पीएच मान क्या होगा? तो अभी आप देखिए 7 होगा अगर, तो 7 का मतलब पानी है, प्योर वाटर है। 7 जब पीएच हो गया तो समझ जाइए वो पानी है, ना तो वो क्षारीय रह जाएगा ना तो अम्लीय रह जाएगा। ठीक है, तो 7 तो हो नहीं सकता, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अगर 7 से कम, तो देखिए 7 से कम, 7 से कम का मतलब अम्लीय, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट, क्योंकि अम्लीय होता है। जो जठर रस उत्पन्न होता है क्या होता है आपका?
अम्लीय होता है। अब फिर कह रहा है 7 से ज्यादा हो जाएगा तो क्षारीय होगा, तो क्षारीय वो नहीं होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। और सभी तो बिल्कुल ऑप्शन ये गलत है, ये भी गलत है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। अब देखिए अपच हो जाने के दौरान उपयोग में लाया जाता है। ये देखिए अपच होता कब है, गर्मियों के मौसम में अक्सर करके होता है कि ओवर ईटिंग हो जाता है। मतलब ओवर ईटिंग का मतलब अधिक खा लेते हैं, या खाने के दौरान किसी कारणवश खाना क्या होता है, हमारा खाने का तरीका अगर गलत है, या मौसम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे है, हाई टेम्परेचर है फिर भी हम खाए जा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अपच होने लगता है, यानी डाइजेशन हमारा खराब हो जाता है। और जब डाइजेशन खराब हो जाता है तो उसी को बोला जाता है अपच हो गया है। क्या हो गया, अपच, यानी भोजन का न पचना। तो भोजन जब नहीं पचता है तो ऐसे में क्या होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ती है। एसिडिटी बढ़ने के कारण ही भोजन नहीं पचता। तो अभी आप कभी कभी देखते होंगे वो आ जाता है, मिचली टाइप आने लगता है, तो खट्टा खट्टा टाइप आता है, ठीक है। तो ऐसे में कह रहा है, ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं, तो कह रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आती है बात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका तो यूज बिल्कुल नहीं कर सकते। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप देखते होंगे जो वो तंबाकू में मिला करके खाया जाने वाला चूना होता है, या फिर दीवार में पुताई के काम में आता है वो चूना, उसी को क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम, यही है, बुझा हुआ चूना जिसे बोलते हैं। तो इसका भी प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि किसी को अपच हुआ उसको ले आके चूना घोल के पिला दीजिए, वो आदमी तुरंत बेचारा मरने की कगार पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यहाँ दिया हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग करते हैं, मार्केट में अवेलेबल होता है, और ये अक्सर करके ज्यादातर छोटे बच्चों के लिए लाया भी जाता है। आप किसी मेडिकल पे जाएंगे तो वहाँ पे मेडिकल पे अवेलेबल होता है, उसको बोलेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे दीजिए तो तुरंत देता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है अपच की स्थिति में। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो कोई नहीं तब लगाते हैं जब इसमें से कोई नहीं होता। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। तो ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अब देखिए आते हैं यहाँ पे, कह रहा अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के दौरान प्राप्त होता है। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के दौरान प्राप्त होता है। तो देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया आप लोगों को बताया गया है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जहां भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है वहां पर क्या बनता है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी अम्ल क्षार को न्यूट्रलाइज करता है और क्षार अम्ल को न्यूट्रलाइज करता है। जैसे अम्ल, आप लिखिए, पहले कुछ वीडियोस में बताया गया है कि जब एसिड यानी अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है, अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो लवण यानी साल्ट बनता है और वाटर बनता है। क्या बनता है, लवण और साल्ट, सॉरी लवण और जल, यानी साल्ट और वाटर बनता है। तो इन दोनों में से देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ मिलने को। तो कह रहा है H2O मिलता है, तो करेक्ट H2O यानी वाटर। तो ये तो हमारा ऑप्शन सही हो गया। आगे देखते हैं क्या कोई और ऑप्शन सही है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गलत है, ये तो बिल्कुल नहीं मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है क्या, नहीं मिलता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है क्या, नहीं मिलता है। तो ये बी सी और डी ऑप्शन हमारे गलत है, और ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब कह रहा अम्ल में विस्थापनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। कह रहा अम्ल में विस्थापनीय होता है। विस्थापनीय का मतलब अम्ल में कौन सा ऐसा चीज होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान या किसी मिलियन में जाने के बाद अम्ल अपने अंदर से विस्थापित करता है, या अम्ल के अंदर से कौन सा चीज ऐसा होता है जो दूसरे तत्वों द्वारा क्या किया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। तो इसको अगर समझना तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को बताया गया है कि अम्ल जब किसी धातु से क्रिया करता है, अम्ल में क्या होता है, अम्ल का प्रथम गुण जो जल में जाके या जलीय विलयन में जाके H+ आयन देने लगे, इसका मतलब अम्ल अपने अंदर से क्या देता है, H+ आयन देता है। तो कह रहा इसमें विस्थापनीय क्या होता है, तो ये हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन विस्थापनीय होता है। हाइड्रोजन गैस वो नहीं निकालता है, हाइड्रोजन गैस 2 स्टेप में 3 स्टेप में, जैसे देखिए अब क्रिया पहले चरण में क्या होती है, पहले चरण में सिंगल एक ही हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, दूसरे चरण में जाके 2 हाइड्रोजन, तब जाके हाइड्रोजन गैस बनता है। तो कह रहा विस्थापनीय क्या होता है, तो हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन। अम्ल क्या करते हैं, दूसरे के संपर्क में आके अपने अंदर से हाइड्रोजन आयन देने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। और H2 की बात करें तो 2 स्टेप में जाता है, तो H+ आयन मिल करके ये बेहतर होता है कि H+ दे देता तो और बेहतर हो जाता, ठीक है। लेकिन हमारा H ही रहेगा, H+ रहेगा। तो ऑप्शन ये करेक्ट होगा। ऑक्सीजन तो निकलता नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हाइड्रोजन गैस निकलता नहीं है डायरेक्टली, ये भी गलत है। और देखिए ऑक्सीजन गैस भी नहीं निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। आ जाते हैं, कह रहा लार का पीएच मान होता है। देखिए लार यानी सलाइवा, खाना खाने से पहले
तो खाना खाने से पहले देखिए, खाना खाने से पहले जो लार होता है, सलाइवा होता है हमारा, ठीक है, खाना खाने से पहले जो लार होता है वो हमारा पीएच मान क्या होता है, उसका पीएच मान क्या होता है। तो खाना खाने से पहले लार का अगर हम पीएच मान देखेंगे तो देखिए, तो खाना खाने से पहले लार का पीएच मान जो होता है वो 6.8 से 7.4 तक होता है। यानी वह एक कुछ हद तक बहुत हल्के मात्रा में एसिडिक नेचर रखता है, थोड़ा सा उसके अंदर बेसिक नेचर होता है, अम्लीय और क्षारी इन्हीं के आसपास रहता है। देखिए 0.2 कम है किससे, 7 से, और 0.4 ज्यादा है किससे, 7 से। तो ये अम्ल और क्षार दोनों के बीच में इसका परिसर होता है खाना खाने से पहले, ठीक है। तो ये खाना खाने से पहले जो होता है वो पीएच किसका, लार का यानी सलाइवा का होता है 6.8 से 7.4 तक। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। और ये देखिए बी हमारा बिल्कुल ऑप्शन गलत है, ये सी भी गलत है। कोई नहीं का मतलब तब लगाते हैं जब इसमें कोई होता नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब कह रहा है लार का पीएच मान खाना खाने के बाद क्या होता है। तो खाना जब खाते हैं, खाना खाने के बाद, तो खाना खाने के बाद क्या होता है, एक्टिव हो जाता है बॉडी के अंदर से OHCl जो होता है या जठर रस होता है सब एक्टिव हो जाते हैं। तो कह रहा है तब सलाइवा का क्या पीएच हो जाता है। तो टोटल देखिए उसका वैल्यू जो होता है वो गिर करके बेसिसिटी को छोड़ देता है, यानी उसकी क्षारकता को खो देता है और अम्लीयता बढ़ जाती है, जिससे खाना खाने के बाद जो पीएच होता है वो हमारा 5.8 से लेकर 6.3 यानी अम्लीय माध्यम में चला आता है। तो इसका पीएच रेंज जाता है 5.8 से 6.3। ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट यानी गलत है, और बी वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही आंसर है, और ये सी वाला भी आपका गलत है। और सभी का मतलब सभी तो हो नहीं सकता क्योंकि अकेले हैं। तो इसलिए देखिए ये याद रखिएगा, ये तो बिल्कुल याद रखिएगा, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद जो पीएच होता है, खाना खाने से पहले क्या होता है, अम्ल और क्षार के बीच इसका परास होता है। देखिए 7 से ज्यादा है और यहाँ पे 7 से कम है, यानी अम्ल और क्षार दोनों के बीच लगभग उदासीन के आसपास होता है। और जैसे ही खाना आप खाते हैं, खाना खाने के बाद जो लार का सलाइवा का पीएच होता है एसिडिक हो जाता है। क्या हो जाता है, एसिडिक। इसीलिए वो क्या होता है, डाइजेशन में हेल्प करने लगता है, ठीक है। क्योंकि ये पेट के अंदर, अब मैंने पढ़ा होगा इस चैप्टर में कि एसिड जो होता है वो पेट को बिना नुकसान पहुंचाए हुए, HCl जो वहाँ पे जनरेट होता है, अंदर जो बनता है, प्रोड्यूस होता है, वो पेट को बिना नुकसान पहुंचाए भोजन के डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये आपका सलाइवा खाना खाने के बाद सलाइवा का पीएच रेंज क्या हो जाएगा, 5.8 से 6.3 तक। अब आते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा हमारा शरीर किस पीएच परास में सरलता से कार्य करता है, किस पीएच परास में, यानी ये वातावरण की बात कर रहा कि वायुमंडल का या हमारे वातावरण का जहाँ पे हम निवास करते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी स्थान बदल जाने पे लोगों का तबीयत खराब हो जाता है, या फिर कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान का पानी पी लेता है तभी उसका तबीयत क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, या कोई एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे चला जाता है तभी उसका तबीयत क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो ये क्या है, ये बॉडी है हमारी, ये कुछ निश्चित परास में वर्क करती है। लेकिन सामान्यतः देखा जाए तो अगर देखिए तो भाई ये सब पे लागू नहीं होगा कि हमारा पीएच वहीं तक काम करेगा। अब पता चला ऑस्ट्रेलिया वाले, श्रीलंका वाले अलग अलग, भाई अलग अलग वहाँ का वातावरण है, तो अलग अलग तरह से उनकी बॉडी क्या होती है, वहाँ पे सहने की क्षमता हो जाती है। यहाँ की बात करें तो कह रहा हमारा शरीर जो है, हमारे यहाँ की बात कर रहा हूँ, कह रहा हमारा जो बॉडी है वो किस पीएच रेंज में सरलता से कार्य करता है, यानी कहाँ पर आप कार्य कर सकते हैं, ऐसा कौन सा वातावरण होना चाहिए, उस वातावरण का पीएच मान क्या होना चाहिए जिसमें क्या हो कि हमारा तबीयत भी न खराब हो, हम सरलता से काम कर सके। तो इसके लिए आपको याद करना होगा 7 से 7.8 तक, यानी पीएच में क्या होना चाहिए, या तो उदासीन होना चाहिए या क्या होना चाहिए, थोड़ा सा क्षारीय माध्यम होना चाहिए, अम्लीय नहीं होना चाहिए। वातावरण हमारा क्या होना चाहिए, एसिडिक नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, क्षार से थोड़ा सा क्षारीय होना चाहिए, हल्का सा क्षारीय हो जाएगा, वहां तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं। या तो वो क्या हो, एकदम जल के समान उसका पीएच मान हो, यानी 7 के आसपास हो, या 7 से ज्यादा, 7 से कम पीएच मान नहीं होना चाहिए। और 7 से कम पीएच मान होगा तुरंत हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाते हैं। तो हमारा जो शरीर होता है वो किस रेंज में काम करता है, 7 से लेकर 7.8 तक के परास में काम करता है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ए 8 तो बिल्कुल नहीं होगा। और देखिए सी 6.7 की बात करें, ये क्या है हमारा, ये तो एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक में हम नहीं रह सकते क्योंकि अम्लीय वर्षा से लोग बचने का गम करते हैं। और यहाँ की बात करें देखिए 7 से 7.6, ये भी इनकरेक्ट आंसर हो गया। और ये कह रहा है नेटल के डंक में पाया जाता है। नेटल क्या होता है, नेटल एक प्रकार का पौधा होता है, ठीक है। नेटल क्या होता है, पौधा होता है। तो कह रहा है नेटल के डंक में ये कह रहा है, देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा नेटल के डंक में क्या पाया जाता है, को किस प्रकार का एसिड पाया जाता है, बेस पाया जाता है, साल्ट पाया जाता है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है Cl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं पाया जाता है नेटल के डंक में। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एसिटिक एसिड, जिसको एथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं, CH3COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है। तो ये तो बिल्कुल नहीं पाया जाता। आखिर यहाँ पे लिखा मेथेनोइक, मेथेनोइक यानी फार्मिक एसिड के नाम से जिसे जानते हैं। तो ये कह रहा नेटल के डंक में तो यही वाला एसिड पाया जाता है, मेथेनोइक एसिड पाया जाता। तो सभी तो नहीं होगा, सभी इसलिए नहीं होगा क्योंकि सभी तो पाए नहीं जाते, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो गया, सी करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए अमाशय में उत्पन्न होने वाले HCl का पीएच मान, देखिए अमाशय के अंदर, अमाशय यानी पेट के अंदर जहां वहां से जो उत्पन्न होता है एसिड, उसका जो पीएच होता है ना, पीएच यानी बहुत ही स्ट्रांग एसिड होता है वो। स्ट्रांग एसिड होने का मतलब पीएच बहुत कम होगा, पीएच जितने कम होता है उतने ज्यादा वो क्या होता है, स्ट्रांग, उसकी स्ट्रेंथ उतनी बढ़ती है। तो कह रहा है कि अमाशय के अंदर उत्पन्न होने वाला जो एसिड होता है, तो क्या उत्पन्न होता है, एसिड यानी HCl उत्पन्न होता है, पेट के अंदर HCl उत्पन्न होता है। तो HCl की बात करें तो अमाशय यानी स्टोमच के अंदर which type of acid is generated by our stomach, in our stomach there is produced by HCl। HCl जब प्रोड्यूस होता है तो HCl कह रहा है कि HCl, उस HCl का पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच वैल्यू की बात करेंगे तो पीएच वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, लोवेस्ट पीएच वैल्यू होता है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ की बात करें तो 1.2 हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। द पीएच वैल्यू ऑफ द HCl प्रोड्यूस्ड बाय आवर स्टोमच इज 1.2 एंड नॉट, सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और बी की बात करें तो इनकरेक्ट हो जाएगा, और सी की बात करें इनकरेक्ट हो गया, और कोई नहीं का मतलब बिल्कुल ये गलत हो गया। अब बात करते हैं लिटमस पेपर का पीएच परास क्या होता है। लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर एक प्रकार का इंडिकेटर है जो लाइकेन नामक पौधे से बनाया जाता है, लाइकेन प्लांट से बनाया जाता है। तो कह रहा उसका पीएच परास क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, पीएच परास क्या होता है। तो इसको आप याद रखेंगे, ये आपका ए 5.5 से 7.4 तक होता है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता, और ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे 21 क्वेश्चन है। देखिए अगर इससे भी अलग हटके कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन वहां से बनाए जा सकते हैं इस चैप्टर से, तो ऑप्शनल क्वेश्चन में हमको नहीं लगता कि इससे ज्यादा थोड़ा सा और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो बनाए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होगा तो 2, 4 या 10 या 15 जो भी क्वेश्चन वहां से निकल करके आएंगे उन क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, करा दूंगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग रेडी रखेंगे, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और आप इसको मिला लीजिएगा उस चैप्टर से। हो सकता है कुछ क्वेश्चन छूट गया हो, लेकिन मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, आप लोग मैथ का भी क्वेश्चन देखा करें, सॉरी मैथ का भी जो क्वेश्चन है उसको भी कमेंट कर सकते हैं, चाहे मेरे साइंस वाले बैच में चाहे मैथ वाले में, दोनों में किसी का भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और ये उम्मीद के साथ कि आप लोग इसे याद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।